अब आज हम लोगों को देखना था व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, ये जो व्यंजनों का वर्गीकरण है ये दो आधारों पर किया गया है। पहला, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर कहने का मतलब यह है कि कोई व्यंजन किस स्थान से उच्चारित होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना है पा, तो पा बोलते समय आपके होंठ दोनों आपस में टच करते हैं, इसका मतलब ओष्ठ से उच्चारित होता है पा। तो पा, फा, ब, भ, म, ये पांचों उच्चारित हो रहे हैं कहां से? ओष्ठ से। जब आप बोलते हैं टमाटर, तो टा बोलते हैं ना, टा, तो टा बोलते समय जीभ ऊपर टच करती है। वो जो ऊपर टच करती है जहां पर, वो जगह कौन सी है? मूर्धा है। तो वहां से बोले जाते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय सांस अंदर से बाहर आती है। अंदर से जब सांस बाहर आ रही है तो व्यंजनों की, अगर हम परिभाषा की बात करें, कि व्यंजन की परिभाषा की बात करें, तो क्या कहा गया था उस समय? यही कहा गया था ना कि व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय अंदर से बाहर आती हुई सांस के रास्ते में अवरोध यानी कि रुकावट आती है। ठीक, अब वो रुकावट कौन से स्थान से आ रही है? अगर रुकावट गले से आ रही है तो वो लाइन हो गई कंठ, इसका मतलब गले से उच्चारित होते हैं। अगर वो रुकावट तालु से आ रही है तो मतलब तालु से उच्चारित होते हैं। अगर वो रुकावट मूर्धा से आ रही है तो वो मूर्धा से उच्चारित होते हैं। अगर वो रुकावट जो है वो दांत से आ रही है तो वो दंत से उच्चारित होते हैं। और अगर वो रुकावट होंठों से आ रही है तो वो ओष्ठ से उच्चारित हो रहे हैं। क्लियर? तो उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण है, मतलब वर्गीकरण में जो दूसरा आधार है, वो है आपका उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर, इसका मतलब ये हुआ कि हम उच्चारण तो, स्थान तो हमारे पास है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया है, ठीक है, डेड बॉडी है, तो क्या डेड बॉडी के पास ये स्थान नहीं है, ये प्लेसेस नहीं है? उसके पास दांत नहीं है, गला नहीं है, होंठ नहीं है, सब कुछ है ना। अगर गला काट ना दिया गया हो, दांत तोड़ ना दिया गया हो, तो आप पाएंगे कि गला भी है उसके पास, तालु भी है उसके पास, मूर्धा भी है उसके पास, दांत भी है उसके पास, होंठ भी है उसके पास। लेकिन क्या वो उच्चारण कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता ना। तो उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर, मतलब जब वो उच्चारण करना शुरू कर रहा है, तो उच्चारण कब करेगा? जब वो जिंदा होगा तभी करेगा, सीधी सी बात है। तो जिंदा होने का मतलब क्या हुआ? कि जब वो सांस ले रहा होगा तब। ठीक, तो इसीलिए उच्चारण का प्रयत्न अगर हम देखें तो प्रयत्न कब हो पाएगा? प्रयत्न तभी हो पाएगा जब कोई व्यक्ति श्वास ले रहा हो। ठीक,
अगर कोई व्यक्ति सांस ले रहा है तभी वो प्रयत्न कर सकता है। इसी वजह से ये पूरा वर्गीकरण किस पर बेस्ड हो जाता है? श्वास पर बेस्ड हो जाता है। और यहां पर क्या है कि इसके बेसिस पर ये 3 प्रकार का वर्गीकरण हो जाता है यहां पर। पहला, श्वास की मात्रा। श्वास की मात्रा के आधार पर। दूसरा है श्वास द्वारा उत्पन्न कंपन। के आधार पर, ठीक। और तीसरा है इसमें श्वास में अवरोध। के आधार पर। ठीक है। तो कोई व्यक्ति उच्चारण का जब प्रयत्न करता है तो वो सांस ले रहा होता है, सीधी सी बात है। तो सांस की मात्रा के आधार पर सांस जो है वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है। कहाँ करती है अभी हम समझेंगे, ठीक है ना। उसके आधार पर। और मैंने आपसे कहा कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो सांस के रास्ते में रुकावट आती है, अवरोध आता है, तो उसके आधार पर। ठीक है, ये 3 आधार है। अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। आपको इसमें कुछ रटना नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे बस केवल आपको ये देखना है कि आप जब उच्चारण करेंगे, जैसे आपने सांस ली और सांस लेने के बाद आपने उच्चारण करना शुरू किया, तो उच्चारण करते समय सांस अंदर से बाहर आ रही है। अब बस ये देखना है कि अपर सरफेस में, देखिए नीचे तो आपकी जीभ है, ठीक। गले से लेकर के अपर सरफेस में आपको ये देखना है कि कौन कौन से प्लेसेस आ रही हैं। जिस सीक्वेंस में आ रही है बस उसी सीक्वेंस को देख लेना है, ठीक। तो सबसे पहले कौन सी जगह आती है? सबसे पहले आता है कंठ, गला, ठीक। तो जो कंठ से बोले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? कंठ कहलाएंगे, ठीक है। कंठ से बोले जाने वाले। अब कंठ में आप देख लीजिए कि कंठ से बोले जाने वाले हो गए। कंठ के बाद अगला स्थान कौन सा आएगा? तालु। तो तालु से जो बोले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? तालव्य, ठीक। उसके बाद ऊपर हार्डेस्ट पार्ट आता है ना, ऊपर की तरफ एकदम, तो उसको हम क्या कहते हैं? मूर्धा। तो जो मूर्धा से बोले जाएंगे क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य कहलाएंगे। मूर्धन्य के बाद अगला जो स्थान है वो कौन सा स्थान आ जाएगा? फिर अब दांत आ जाएगा, ठीक है। तो दंत कहलाएंगे। दांत के बाद कौन सा स्थान आ जाएगा? ओष्ठ आ जाएंगे। तो अब ओष्ठ आ जाएंगे तो जो यहां से बोले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे?
ओष्ठ्य कहलाएंगे। ठीक, ये हो गए। अब ओष्ठ के बाद बाहर निकल जाइए, क्या है? नाक। और नाक का रास्ता फिर वापस जाकर के गले में मिल जाता है ना। लेकिन इसके अलावा एक और जगह है जो दांत और होंठ को मिला करके बनती है, उसको कहते हैं हम दंतोष्ठ। और इसके बाद तब फिर नाक आ जाएगी। तो नाक से जो बोले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? नासिक्य। ठीक है, तो ये प्लेसेस हो गई, उसी ऑर्डर में है। आप देख लीजिए, सबसे पहले गला, फिर तालू, फिर मोर्दा, फिर दांत, फिर होंठ, और फिर दांत और होंठ मिला करके, और उसके बाद फिर नाक। यही सीक्वेंस। क्लियर है सीक्वेंस? चलिए। अब देखिए जरा, कंठ में रटने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपसे कहा सबसे पहले कौन सी लाइन आती है, पिछली क्लास याद है ना आपको? सबसे पहले लाइन कौन सी आती है? क ख ग घ अंगा। तो सबसे पहले आ गया क वर्ग। ठीक है, अब जहां से क बोला जाता है वहीं से ह भी बोला जाता है। और आपने पढ़ा है कि विसर्ग जो होता है उसका उच्चारण ह की तरह होता है, तो विसर्ग भी यहीं से बोला जाएगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अगला तालव्य। तो क के बाद क्या आता है? च। और उसके बाद य। और उसके बाद श। यही सीक्वेंस है ना आने का? भाई क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, और उसके बाद फिर य र। तो य आता है ना, और य वाले के बाद कौन सी लाइन है? श स स ह। तो ये हो गया। फिर मूर्धन्य में आ जाइए यहां पर, तो यहां आ जाएगा ट वर्ग। जो ट वर्ग है उसी के साथ अब या के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ रा आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा? तो मूर्धन्य श आ जाएगा। ये ठीक। अब इसके बाद आ जाइए जरा, दंत में आ जाइए। दंत में आएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? त वर्ग प्लस य र ल। ठीक, और इस शा के बाद कौन सा? ये शा। ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ओष्ठ्य। तो कौन सा वर्ग आ जाएगा? प वर्ग। अब य र ल हो गया, वह आता है इसमें अगले वाले में, दंतोष्ठ में। तो वह हो गया। तो य र ल व, श स स ह हो गया। क च ट त प, सब हो गए। ये जो नासिक है, ये दरअसल इसमें आते हैं आपके पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब क्या हो गया? जो फिफ्थ हैं वो कौन से हैं? अंग है, इया है, ण है, न है, म। तो अंग, इय, ण, न, म, ये पंचमाक्षर जो है इसमें नाक की आवाज आती है। ठीक, क्लियर है यहां तक सब कुछ? अब देखिए, कुछ खास बात है जो मैं आपको यहां पर अलग से बता रहा हूं, वो देख लीजिए। ये वाला जो है ना वर्ग, ट वर्ग, बल्कि ये पूरा मूर्धन्य, इसको कहा जाता है कि ये कठोर वर्ग है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ट वर्ग कैसा है, तो ये जो एक वर्ग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, इस वर्ग को कहते हैं कि ये कठोर वर्ग है।
कठोर वर्ग। क्लियर है यहाँ पर कि ये कठोर वर्ग क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ की से जो भी साउंड्स निकलती हैं वो साउंड की आप देखेंगे कि लाउडनेस बहुत ज्यादा रहती है। हमेशा कहा जाता है कि यहाँ वाली साउंड्स ओज की व्यंजना करती हैं, यानी कि उत्साह बढ़ाती हैं। आप देखेंगे जहां ट ठ ड ढ ण ये सब आना शुरू हो जाता है वहां पर आपको साउंड ज्यादा लगने लगेगी। कभी एक काम कीजिएगा, घर पर कोई एक सॉफ्ट कोई अरिजीत सिंह का गाना चला लीजिएगा, ठीक है, और उस गाने के तुरंत बाद अपनी प्लेलिस्ट में शिव तांडव स्तोत्र रख लीजिएगा। ठीक, आपने अगर वॉल्यूम नंबर 4 पर सेट कर रखा है और आपके पास अरिजीत का गाना बज रहा है, अचानक से क्या हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे वॉल्यूम कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 पर हो गया हो, जबकि होगा वो 4 पर ही। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र में इन ध्वनियों का प्रयोग बहुत ज्यादा है। आपने सुना भी होगा, जटाटवी गलत जलत प्रवाह पावित स्थले गले विलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड वर वयम चकार चंड तांडवम तनोत्तुन शिव शिवम जटाकटाहसम प्रभप्त लप निप निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। तो जहां आएगा ना डमट 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 निनाद वद वर वयम, तो वहां पर क्या हो जाता है कि साउंड ज्यादा लगने लग जाती है। तो इसको कठोर वर्ग कहा जाता है क्योंकि ये ओज की व्यंजना करता है। किसकी व्यंजना? ओज की व्यंजना। इसमें ओज गुण पाया जाता है। यहां क्लियर है आपको? ठीक है, इस जगह पर अब एक पॉइंट और इसी में समझ लीजिए, ये जो रा है ना, रा को कहा जाता है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन, ठीक। तो रा को प्रकंपित व्यंजन क्यों कहते हैं? प्र का मतलब होता है आगे और कंपित का मतलब हो गया कंपन। र बोल करके देख लीजिए, र को बोलते समय जीभ में आप देखेंगे कि अगले पार्ट पर जो टंग की टिप है उस पर वाइब्रेशन होता है र बोलते समय। तो चूंकि टंग की टिप पर वाइब्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं जीभ के अगले भाग में कंपन होता है, इसलिए अगले के लिए प्र और कंपन के लिए कंपित। तो ये क्या है? प्रकंपित व्यंजन है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण हम लोग देख ही चुके हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। अब देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि इसमें तो सिर्फ वही आए 33, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मूल व्यंजनों का ही वर्गीकरण होगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।